तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे अवध कोचिंग खैराबाद। तो जैसे आपको पता है कि हम लोग भारत में खासकर भौगोलिक स्थितियों के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी को हम लोग कवर कर रहे हैं। और हमने खासकर अभी जो पिछली वीडियो हमारी ही थी वो खासकर दर्रे पर आधारित थी, यानी पासेस पर आधारित थी। तो उसका एक पार्ट कवर हो चुका है और आज हम लोग क्या करेंगे, जो दर्रे का दूसरा पार्ट होगा वो कवर करेंगे, जो कि थोड़े कह सकते हैं 4-5 दर्रे और हैं, खासकर जो साउथ इंडिया के दर्रे हैं वो खासकर बचे हुए हैं, उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा तो वहाँ पर देखिएगा, उसके बारे में थोड़ा सा हमने डिटेल्स दिया है कि दर्रे क्या होते हैं, लाख क्या होता है, या फिर पूछ लेता है कि उसमें कि लद्दाख का क्या अर्थ है, तो वो अपने पीछे जाके देखिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के भाई अगले दर्रों पे बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा आज का जो दर्रा होगा वो खासकर सिक्किम वाले होंगे। ठीक है ना, कहाँ के होंगे? सिक्किम। ये कहाँ के होंगे? तो ये होंगे सिक्किम के दर्रे। ठीक है, तो सिक्किम में दो बड़ी फेमस दर्रे हैं, आपने सुन रखा होगा। पहला हुआ नाथुला। ठीक है, कौन सा दर्रा है? तो नाथुला। ठीक है, कौन सा दर्रा है यहाँ पे? नाथुला दर्रा है। और नाथुला दर्रे के बारे में सवाल तो बनता ही बनता है खास। देखिएगा ये किसको कनेक्ट करेगा, ये जो जोड़ता है, ये जोड़ता है गंगटोक। और गंगटोक किसकी राजधानी है? तो सिक्किम की है। तो गंगटोक को किससे जोड़ता है? तो लहासा। ठीक है, लहासा। लहासा किसकी राजधानी है? तो ये तिब्बत की है। कौन सी? ये तिब्बत की है। तो ये गंगटोक को लहासा से क्या करता है? जोड़ता है। ठीक है, जोड़ता है। ठीक है, अच्छा क्या आपको एक बात पता है, ये लहासा जो है तिब्बत की क्या है? राजधानी है। और यहीं पर आपको मिलेगा ना पोटला पैलेस। क्या मिलेगा? पोटला पैलेस। तो सवाल आता है कि पोटला पैलेस क्या है? तो पोटला पैलेस जो आपके जो बौद्ध गुरु होते हैं, जिनको हम लोग नाम देते हैं दलाई लामा का, यानी कि जो बौद्ध गुरु होते हैं ना, तो बौद्ध गुरुओं का जो सबसे ऊंची पोस्ट होती है, ऊंचा पद होता है, वो होता है दलाई लामा का। तो दलाई लामा कोई इंसान नहीं है, ध्यान रखिएगा। दलाई लामा एज ए पोस्ट है। जैसे भारत में सबसे ऊंची पोस्ट कौन सी होती है? राष्ट्रपति की होती है। तो सेम वैसे ही बौद्ध गुरुओं में सबसे ऊंची जो पोस्ट होती है वो दलाई लामा की होती है। वर्तमान समय में जो 14वें दलाई लामा है उनका नाम है तेंजिंग ग्यात्से, जो कि वर्तमान समय में वो अपने आवास में नहीं रह रहे हैं, वो आपके भारत में धर्मशाला जो है, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला, वहाँ पे निवास करते हैं। ठीक है, तो पोटला पैलेस, अगर आ जाए कि पोटला पैलेस का संबंध किससे है, तो बताना है बौद्ध धर्म से है। ठीक है, और पोटला पैलेस कहाँ पे है तो बताएंगे ये है, कहाँ पे मिलेगा? तिब्बत की राजधानी लहासा मिलेगा पोटला पैलेस। ठीक है, तो पोटला पैलेस ये यूनेस्को की सूची में शामिल है, यानी कि ये विश्व धरोहर सूची भी है तिब्बत का। ठीक है, चलिए उसके अलावा देखिएगा, ये जो नाथुला दर्रा है ये भारत चीन युद्ध 1962 में क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया, बंद कर दिया गया। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में क्या होता है कि 2006 में क्या किया गया? पुनः खोल दिया गया, पुनः खोल दिया गया इसे। ठीक है, इसे पुनः खोल दिया गया। कब? 2006 में इसे पुनः खोल दिया गया। ठीक है, अच्छा सबसे बेहतर सवाल जो पूछे जाएगा अगर यहाँ से, आपने पढ़ा होगा कि प्राचीन समय में, यानी कि प्राचीन समय में, यानी वही कनिष्क वनिष्क के समय में, तो प्राचीन समय में भारत और चीन के बीच में एक सिल्क रूट हुआ करता था, यानी कि रेशम मार्ग। ठीक है, रेशम मार्ग हुआ करता था। तो रेशम मार्ग की एक उपशाखा, ठीक है, रेशम मार्ग की एक उपशाखा इस नाथुला दर्रे से होकर गुजरती थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्या सवाल बनाया जा सकता है कि प्राचीन समय में भारत व चीन के मध्य
रेशम मार्ग की एक उपशाखा, रेशम मार्ग की एक उपशाखा इसी दर्रे से गुजरती थी। ठीक है ना। तो आपने पढ़ा था सिल्क रूट, सिल्क रूट भारत और चीन होते हुए ये यूरोप तक भी जाता था। ठीक है ना, यानी कि चीन से शुरुआत हुई थी सिल्क रूट का और ये यूरोप तक जाता था भारत होकर। ठीक है, और मध्य एशिया से होकर जाता था। तो सिल्क रूट पर सबसे बड़ा अधिकार कनिष्क था, आपने सुना होगा। तो नाथुला दर्रे के बारे में आपको इतना डाटा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले दर्रे के बारे में। वो दूसरा दर्रा यहाँ का है, वो है जेलेपला। ठीक है, कौन सा है? जेलेपला दर्रा। कौन सा हो जाएगा? जेलेपला दर्रा हो जाएगा। ठीक है, जेलेपला। ठीक है, तो जेलेपला दर्रा भी बताएंगे ये कहाँ पे है। तो ये भी तो कहाँ पे है? ये भी सिक्किम में है। ठीक है, ये भी कहाँ पे है? सिक्किम में है। और ये भी दर्रा किसको कनेक्ट करता है? तो ये भी दर्रा किसको जोड़ेगा? तो गंगटोक। ठीक है, गंगटोक को किसको जोड़ेगा? लहासा से। ठीक है, यानी कि तिब्बत से जोड़ेगा। ठीक है, कौन सा है? जेलेपला दर्रा। ठीक है, चलिए ये सिक्किम के 3 दर्रे इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है, 2 दर्रे आपके हो गए। इसके अलावा देखिएगा एक दर्रा आपको मिलेगा, कौन सा? तुजू दर्रा। ठीक है, कौन सा है? तुजू दर्रा। तो जो तुजू दर्रा है ये कहाँ पे है? ये है मणिपुर में। ठीक है, कहाँ पे है ये? मणिपुर में है। ठीक है, मणिपुर में है। और जो ये दर्रा है ये किसके किसके बीच में है? तो ये भारत व किसके बीच में? तो म्यांमार के बीच में। ठीक है, तुजू दर्रा किन 2 देशों के बीच में मार्ग उपलब्ध कराता है? तो भारत और म्यांमार के बीच में। ठीक है, भारत और म्यांमार के बीच में हो जाएगा। ठीक है, तुजू दर्रा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपके प्रमुख दर्रे हो गए जो हिमालयी क्षेत्र में स्थित हैं। कहाँ पे हैं? हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। अब हम लोग दर्रे पढ़ेंगे वो खासकर साउथ इंडिया में होंगे, पठारी क्षेत्रों में, जैसे कि पाल घाट, भोर घाट, है नी, इस तरीके से दर्रे हमने भी तो पढ़ रखे हैं। तो उनको हम लोग देखते हैं कि साउथ इंडिया वाले में कौन कौन से दर्रे आपको मिलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं कि दक्षिण भारत के दर्रे। ठीक है, दक्षिण भारत के दर्रे। ठीक है, जो क्या करेंगे? पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट को जोड़ते हैं, पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से जोड़ते हैं। यहां पर एक लाइन और लिख सकते हैं, नोट में, कि पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से जोड़ने वाले दर्रे। तो ये सिर्फ आपको 4 दर्रे पढ़ने हैं जो आपके लिए क्या होंगे? इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, कितने दर्रे पढ़ने हैं आपको? 4 दर्रे पढ़ने हैं। ठीक है, तो इन दर्रों को हम लोग इस साइड में देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एक दर्रा आपको मिलेगा सबसे पहले जो होगा खासकर जिसे हम लोग बोलेंगे दर्रा एक होगा आपका जो सबसे, क्योंकि ये आपका एक क्रम लगाने के लिए आता है। ठीक है, क्रम लगाने के लिए आता है। वो कौन सा? थाल घाट, थाल
घाट दर्रा, ठीक है। तो जो ये थाल घाट दर्रा है ये किन दो शहरों को आपस में जोड़ता है, अगर सवाल ये हो। फिर देखिएगा उसी के जस्ट नीचे की साइड में भी आपको एक दर्रा मिल जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं क्या, जिसमें हम लोग बोलेंगे भोर घाट का दर्रा। क्या कहेंगे? भोर घाट। क्या बोलेंगे? भोर घाट दर्रा एक होगा। कौन सा होगा? भोर घाट होगा, ठीक है। भोर घाट के नीचे आप आइए तो इसे इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो इसके नीचे भी एक दर्रा आपको मिल जाएगा। इसका नाम है आपका पाल घाट, ठीक है। क्या होगा? पाल घाट दर्रा होगा। कौन सा होगा? पाल घाट होगा। और इसके नीचे आप देखेंगे साउथ में, और साउथ में आ जाएंगे तो उसका नाम होगा सेन कोट्टा दर्रा। सेन कोट्टा। कौन सा होगा? सेन कोट्टा दर्रा होगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? सेन कोट्टा दर्रा हो जाएगा। तो ये जो चार आपके दर्रे हैं ना साउथ इंडिया में, 4 दर्रे हैं, इनको सवाल बनता है, सवाल पूछा जाता है इन दर्रों से लेकर कि इनका क्रम लगाएं उत्तर से दक्षिण की तरफ। कहाँ लगाएं? उत्तर से दक्षिण की तरफ लगाना होता है, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं हम लोग कि इनको कौन कौन से जोड़ता है आपस में, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा आपका कौन सा? एक होगा कौन सा? मुंबई, ठीक है। कौन है भाई? मुंबई, ठीक है, मुंबई। फिर से आपको मिलेगा एक साइड में, इधर भी आपको क्या होगा? मुंबई, ठीक है, मुंबई इधर हो जाएगा। इस साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका एक हिस्सा जो पालघाट का हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा। खासकर आपने तिरुवनंतपुरम के बारे में या पलक्कड़ के बारे में सुना होगा, नहीं सुना? पलक्कड़ एक जिला है, पलक्कड़ जिला है, ठीक है। कहाँ पे? केरल में। कहाँ पे है? ये केरल में पड़ता है, ठीक है। और नीचे हो जाएगा आपका कौन सा? तिरुवनंतपुरम, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? तो तिरुवनंतपुरम, ठीक है, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम, ये हो जाएगा। और ये भी क्या? ये तो केरल की राजधानी ही है। ये तो केरल की क्या है? राजधानी है, ठीक है। तो इस साइड में, दूसरे साइड में देखिए कौन कौन शहर आएंगे इस साइड में। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका नासिक। कौन सा हो जाएगा? नासिक। फिर कौन सा हो जाएगा आपका? तो पुणे। कौन सा हो जाएगा आपका? पुणे हो जाएगा, ठीक है। इधर कोयम्बटूर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कोयम्बटूर हो जाएगा, ठीक है। इस साइड में आपका कोयम्बटूर हो जाएगा। कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ेगा तमिलनाडु में है। इधर आपका हो जाएगा मदुरई, ठीक है, मदुरई। तो मदुरई भी कहाँ पड़ेगा? तो मदुरई भी पड़ता है तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में, ठीक है। तो यानी आपने ये देखा, सवाल जब भी आपसे पूछा जाए कभी भी कि बताइए कि थालघाट दर्रा किन दो शहरों को जोड़ता है, तो मुंबई को नासिक जोड़ता है। भोरगढ़ दर्रा किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो मुंबई को पुणे से जोड़ता है, ठीक है। पालघाट दर्रा किसे जोड़ता है? तो पलक्कड़, ठीक है। पलक्कड़ ये जिला है कहाँ का? केरल का। किस जोड़ेगा? कोयम्बटूर से जोड़ेगा। और सेन कोट्टा दर्रा किसको जोड़ेगा? तो तिरुवनंतपुरम को जोड़ेगा। मदुरई किससे? तमिलनाडु से। या तो फिर इनका क्या आएगा? इनका क्रम आएगा ना लगाने के लिए कि उत्तर से दक्षिण की तरफ क्या लगाएं? इनका क्रम लगाएं, ठीक है। तो कौन पहले आएगा? थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सेनकोट्टा, ठीक है। ये दर्रे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर जो आपको मुंबई से कहाँ जाना हो? नासिक जाना हो। कहाँ जाना हो? अगर आपको मुंबई से नासिक जाना हो तो आप किस दर्रे का प्रयोग करेंगे बताइए?
थाल घाट का प्रयोग करेंगे? नहीं, सवाल ऐसे तो बनेगा आपसे। फिर आपका है कि मुंबई से आपको पुणे जाना हो तो किस दर्रे का प्रयोग करेंगे? तो उसका करेंगे भोर घाट का, ठीक है। अगर आपको पलक्कड़ यानी केरल से कहाँ जाना हो, कोयम्बटूर, मदुरै, तमिलनाडु जाना हो तो पाल घाट। तो इसको कैसे याद रखेंगे? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोट्टा, ये 4 दर्रे कहाँ हो गए? तो ये 4 दर्रे हो गए कहाँ के? ये हो गए साउथ इंडिया के, यानी कि दक्षिण भारत के हो गए, ठीक है। कहाँ हो गए? दक्षिण भारत के ये हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए? दर्रे हो गए कहाँ के? साउथ इंडिया के। ये क्या हो गए? दर्रे हो गए। इनको आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो अब हम चलते हैं भाई आगे और देखेंगे कि भारत में कुछ क्या होंगे आपके, भारत में क्या होंगे, कुछ ग्लेशियरों की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक होगा हमारा भारत में प्रमुख हिमनद। क्या होगा? हिमनद, या फिर कहेंगे क्या? ग्लेशियर। ठीक, तो हिमनद को ही क्या कहते हैं? ग्लेशियर कहते हैं, ठीक है। हिमनद को क्या कहेंगे? ग्लेशियर कहेंगे, ठीक है। हिमनद को ही हम लोग ग्लेशियर कहते हैं। तो पहले तो आप कुछ बेसिक्स बातें हम लोग ग्लेशियरों के बारे में भाई जान लेते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक बातें हम लोग जान लेते हैं। देखिए, एक आपका कह सकते हैं कि ग्लेशियर किसे कहेंगे। सबसे पहले सवाल होता है ग्लेशियर किसे कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसा मतलब कह सकते हो बर्फ की चट्टानें जिनका क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर से क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है। अगर 10 हेक्टेयर से कम का क्षेत्रफल वाला कोई अगर बर्फ का चट्टानी एरिया है तो वो ग्लेशियर नहीं कहलाता है, यानी कि 10 हेक्टेयर से वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये लिखेंगे कि इनका क्षेत्रफल क्या हो, इनका क्षेत्रफल क्या हो कि 10 हेक्टेयर से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। तो 10 हेक्टेयर से अगर जो ज्यादा है तो वो ही क्या कहलाएगा, ग्लेशियर यानी हिमनद कहलाएगा, ठीक है ना, हिमनद कहलाएगा, ठीक है। उसके अतिरिक्त फिर है कि अगर कि हिमनद है क्या, ठीक है। सवाल मेरा ये है कि हिमनद है क्या, ठीक है। हिमनद का अर्थ क्या है या फिर शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है हिम मतलब क्या हो गया, बर्फ, नद मतलब नदी, यानी कि बर्फ की नदी, ठीक है ना। तो हिमनद का मतलब होता है, कह सकते हैं बर्फ की नदी, ठीक है। क्या बर्फ क्या हो गई, नदी, यही तो हो गया ना इसका शाब्दिक अर्थ, बर्फ की नदी, ठीक है। तो जो या फिर हम लोग ये कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि बर्फ की चट्टान, बर्फ की चट्टान, ठीक है। तो जो बर्फ की चट्टान होती है उसे भी हम लोग क्या कह सकते हैं, हिमनद कह सकते हैं, ठीक है। तो उसके अतिरिक्त देखिएगा तो हम ये कह सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो हम लोग कह सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा हिमनद कौन है? तो ये तो हमें पता है कि ये तो पूरा महाद्वीप ही एक है, ठीक है। उसका नाम क्या है? तो अंटार्कटिका, ठीक है। कौन है? तो अंटार्कटिका, अंटार्कटिका जो आपका क्या है, महाद्वीप है, ठीक है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है, हिमनद है, ठीक है। क्या है, हिमनद है। फिर देखिएगा जो आपके हिमनद होते हैं, या आप ये कह सकते हैं यहाँ पर
ये कह सकते हैं हिमनदों में जल कैसा होता है, तो मीठा या फिर कह सकते हैं पीने योग्य होता है। ठीक है, पीने योग्य होता है। ठीक है, इन्हीं के पिघलने से हिमालयी नदियों में जल आता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि हिमनदों में जल मीठा या पीने योग्य होता है और इन्हीं के पिघलने से हिमालयी नदियों में पानी आता है। ठीक है, तो अगर सवाल हो कि मीठे जो पानी है, जो आपका स्वच्छ जल है, उसका सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो वो है हिमनद। ठीक है, ध्यान रखिएगा वो कौन सा है, हिमनद। ठीक है, तो क्या यहीं पे लिखें इसको, तो ध्यान रखिएगा स्वच्छ या अलवड़ी जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सबसे बड़ा स्रोत अगर देखा जाए तो वो आपका होता है हिमनद ही होता है। वो क्या है आपका, हिमनद ही होता है। क्या होगा, हिमनद ही है। ठीक है, या हिम जो आप हिम टोपियाँ कहते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि अगर 100% जल है तो उसमें से आप देखेंगे लगभग 97.5% जल कैसा है, वो खारा है। खारा है मतलब महासागरों में है या फिर सागरों में है। लेकिन जो 2.5% बच गया जल, वो कैसा है, मीठा है। वो कैसा है, मीठा है। लेकिन उस 2.5% में से लगभग 1.5% जो जल है वो आपको हिमनदों में ही मिलेगा, यानी हिम टोपियों में ही मिलेगा। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ध्यान रखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर हाई हो रहा है, और हाई हो रहा है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हिमनद हैं वो बहुत ही तेज़ी के साथ क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं। जब तेज़ी के साथ ये पिघल रहे हैं तो ये हिमनदों का पानी किस में जाएगा, नदियों में जाएगा। और नदियाँ अपनी मुहाना कहाँ बनाती हैं, सागरों में बनाती हैं। तो यानी कि जो पीने योग्य पानी है, जो मीठा पानी है, वो नदियों के माध्यम से कहाँ जाके मिल रहा है, सागरों में मिल रहा है। तो हमारा मीठा जो पानी है, जो अलवड़ी पानी है, अलवड़ी जो जल है, वो सागरों में मिलकर लवड़ी हो जा रहा है, जो पीने योग्य नहीं होगा। तो यानी कि हमारा जो पीने योग्य पानी है वो खराब हो रहा है। किसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने से। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग को हमें कम करना पड़ेगा, यानी कि वायुमंडलीय ताप को हमें कम करना पड़ेगा। ठीक है, और वैसे भी कई सारी रिपोर्ट आती रहती है, बताया जाता है कि 2050 तक जो पीने का पानी है वो 50% रह जाएगा। अभी वर्तमान में जितना पानी पीने योग्य है उसका 50% कब रह जाएगा, 2050 में रह जाएगा। बाकी जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा वैसे वैसे ये रेशियो और भी कम होता चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने हिमनदों के संबंध में थोड़ा पढ़ा है। अब देखिएगा एक सवाल आता है आपके सामने कि वहाँ पढ़ा था कि घाटियों का निर्माण होता है। क्या होता है, घाटियों का निर्माण होता है। तो जो वी आकार की घाटियां बनती हैं वो नदियों द्वारा बनती हैं, लेकिन जो यू आकार की घाटी बनती है वो ग्लेशियरों के द्वारा ही बनती है। ठीक है, तो यहां पर ये ध्यान रखना कि हिमनदों द्वारा ठीक है, हिमनदों द्वारा यू आकार की ठीक है, यू आकार की घाटी बनती हैं। ठीक है,
यू आकार की घाटी बनती है, ठीक है। जबकि नदियों के द्वारा वी आकार की, ठीक है, कैसी, वी आकार की, ठीक है, वी शेप की बनती है। तो हिमनदों द्वारा यू आकार की घाटी बनती है, या यू आकार घाटी का क्या होता है, निर्माण होता है, किसके द्वारा, हिमनदों के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, हिमनदों के द्वारा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे ना, एक एक हिमनदों को देखने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे भारत में जो हिमनद पाए जाएंगे वो कहाँ पाए जाएंगे, हिमालय क्षेत्र में पाए जाएंगे। साउथ इंडिया में तो पाए नहीं जाएंगे, क्योंकि जो हिमनद होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पर एरिया कैसा हो, जहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम हो, ठीक है। हिमनद कैसे बनते हैं, जो आपके पर्वत होते हैं, पर्वतों पर क्या होते हैं, ये बर्फनुमा चट्टानी रूप में क्या होते हैं, जम जाते हैं। कैसे जम जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो का टेम्परेचर होता है कम होता है, क्योंकि आप जैसे हाइट पर यानी कि ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है, कम होता जाता है। और जब कम होता जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे बर्फ़ जमना स्वाभाविक होगा, ठीक है। तो चलिए यहीं पर हम लोग देखते हैं, हम ये कह सकते हैं कि भारत में हिमनद, भारत में हिमनद कहाँ पाए जाएंगे, भारत में जो आपके हिमनद हैं, भारत में हिमनद हिमालयी क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। तो यानी कि अगर आ जाए कि भारत में, ठीक है, सवाल क्या हो कि भारत में जो आपके हिमनद हैं वो कहाँ पाए जाएंगे, क्या उत्तरी भारत में कि दक्षिणी भारत में, तो बताएंगे उत्तरी भारत में ही पाए जाएंगे। उत्तरी भारत में भी कहाँ, तो जो हिमालय वाले क्षेत्र हैं, ठीक है, तो हिमालय का विस्तार जहाँ जहाँ तक है भारत में, वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं आपको हिमनद मिल जाएंगे, ग्लेशियर मिल जाएंगे, चाहे वो उत्तर का भाग हो चाहे वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाला क्षेत्र हो, ठीक है। तो ये कहाँ मिलेंगे, हिमालयी क्षेत्र मिलेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि साउथ इंडिया में आपको मिले। जैसे सवाल मैंने बना दिया, कहा आपसे कि भारत में हिमनदों का विस्तार किन राज्यों में नहीं है, ठीक है। ऑप्शन दे दिया हमने, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, या फिर दे दिया आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश नहीं होगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश साउथ इंडिया का एक स्टेट है, ठीक है। तो वहाँ पे गर्मी टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, वहाँ पे हिमनद नहीं पाए जाएंगे, ठीक है, ठीक। तो उसके अलावा देखते हैं, अब देखिएगा, अब लोग बात करते हैं खासकर कहाँ के, तो लद्दाख के प्रमुख ग्लेशियर, ठीक है। हम लोग बात करेंगे लद्दाख के प्रमुख ग्लेशियर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लद्दाख के प्रमुख हिमनद, हिमनद या ग्लेशियर, ठीक है। तो लद्दाख के प्रमुख हिमनद या ग्लेशियर, उन ग्लेशियरों में पहला नाम होगा किस, कौन सा, तो सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। कौन सा होगा, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। कौन सा होगा पहला, तो होगा सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा होगा, सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ होगा, लद्दाख में होगा, ठीक है। कहाँ पे होगा, लद्दाख में होगा। इसके संदर्भ में क्या क्या सवाल अभी तक बना है, तो सवाल ये बनेगा कि इसको ध्यान रखना कि ये भारत का क्या है, तो सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा ये क्या है, ग्लेशियर है, बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है। जो कितना, जो 76 किलोमीटर लंबा है। ध्यान रखिएगा कि जो 76 किलोमीटर ये क्या है, लंबा है। 76 किलोमीटर ये क्या है, लंबा है बच्चे। कितने, 76 किलोमीटर ये क्या लंबा है। तो भारत का सबसे बड़ा और सबसे लंबा कौन सा हो गया, तो सियाचिन ही हो गया, ठीक है। अब उसके अतिरिक्त जो सियाचिन ग्लेशियर है, इसको ध्यान रखिएगा
कि ये 1984 से पहले, यानी कि अप्रैल 1984 से पहले ये पाकिस्तान के कब्जे में था। किसके कब्जे में था? ये पाकिस्तान के कब्जे में था। तो 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया। क्या चलाया गया? ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया और सियाचिन ग्लेशियर को भारत में क्या किया गया? शामिल किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि भारतीय सेना द्वारा कब? तो अप्रैल 1984 में, 1984 में ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया। ठीक है, और इसे भारत में क्या किया गया? शामिल किया गया। क्या किया? भारत में शामिल किया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे है? तो वो था ना सियाचिन ग्लेशियर से है। ठीक है, क्या इसमें हुआ था? तो इसको, ये पहले पाकिस्तान के कब्जे में था, ठीक है ना, पहले क्या था? ये पाकिस्तान के कब्जे में था, लेकिन भारतीय सेना ने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया और इसे कहाँ शामिल कराया? इसे शामिल करा लिया, भारत में शामिल करा दिया। ठीक है, तो सियाचिन जो ग्लेशियर है ये कह सकते हैं एक युद्ध स्थल भी है। ठीक है, क्या है? ये एक युद्ध स्थल भी है। तो सियाचिन जो ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, एक, ये क्या है? युद्ध स्थल है। ठीक है, युद्ध स्थल है। और सियाचिन ग्लेशियर में आप देखेंगे तो काफ़ी टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम रहता है। ठीक है, यहाँ पे ड्यूटी करना सेनाओं का बहुत ही दिक्कत होती है। आपने सुना भी होगा कि एक क्या है, शिवा चौहान नाम की क्या है, कैप्टन है, जो महिला है। तो सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली महिला, ठीक है, अधिकारी कौन है? तो वो शिवा चौहान थी। कौन थी? शिवा चौहान थी। तो इसके बारे में थोड़ा आपको अलग से थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये भी सवाल बन सकता है। कि सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो वो हो जाएंगी कैप्टन शिवा चौहान। कैप्टन शिवा चौहान, ठीक है, कौन है? कैप्टन शिवा चौहान। ठीक है, चलिए, तो ये सियाचिन ग्लेशियर से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कितना किलोमीटर लंबा है ये? देखो 76 किलोमीटर ये लंबा है। ठीक है, अभी तो इतना ही है, लेकिन आगे चलकर अगर जो ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो ये इसका जो साइज है ये कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये तो परिवर्तन होता ही रहता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अब इसके अलावा और भी क्या है आपके? लद्दाख में ग्लेशियर है। ठीक है, वो कौन कौन से? देखिएगा, दूसरा ग्लेशियर मिले लद्दाख में, इसका नाम है ससाइमी। ठीक है, ससाइमी ग्लेशियर या हिमनद, हिमनद। तो ये भी लद्दाख में, ये भी क्या है? ये भी लद्दाख में ही है और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है ना, ससाइमी ग्लेशियर। ये ध्यान रखिएगा कि ये क्या है कि भारत का ये क्या होगा? दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर। ये क्या है?
भारत का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा? ससाइमी ग्लेशियर। ठीक है, चलिए तीसरा देखिएगा। तीसरा आपका है कौन सा? तो बियाफो। कौन सा होगा? बियाफो। ठीक है, चौथा कौन सा है? तो वाल्टेरो। कौन सा? वाल्टेरो। ठीक है, पांचवा कौन सा हो गया? एक होगा वियापो, वाल्टेरो और एक होगा विस्पर। ठीक है, ससाइमी हिमनद हो गया, वियापो हो गया, वाल्टेरो हो गया और एक है विस्पर। विस्पर ये, तो ये लद्दाख के क्या हो गए? ये आपके कौन से हो गए? ये लद्दाख के प्रमुख ग्लेशियर हो गए। कौन से हो गए? लद्दाख के प्रमुख ये ग्लेशियर हो गए। ठीक है, अब देखिएगा इसके अलावा अगर देखा जाए ग्लेशियर, ठीक है, तो ये कहाँ हो गए? ये लद्दाख के हो गए। ठीक है, इसके अलावा आपको मिलेंगे कहाँ के? उत्तराखंड के ग्लेशियर मिलेंगे। ठीक है, कहाँ के मिलेंगे? तो उत्तराखंड के भी ग्लेशियर मिलेंगे। ठीक है, कहाँ के मिलेंगे? उत्तराखंड के ग्लेशियर मिलेंगे। या फिर थोड़ा सा अगर बात कर ले यहीं पर, तो आप जम्मू कश्मीर के भी कुछ ग्लेशियर देख सकते हैं। वैसे जम्मू कश्मीर में ज़्यादा नहीं ग्लेशियर है, कुछ ही ग्लेशियर है, लेकिन वो देखते हैं कौन कौन से। एक है आपका जिसका नाम क्या है? सोना पानी ग्लेशियर। कौन सा है? सोना पानी ग्लेशियर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कौन सा है आपका? सोना पानी कौन सा? एक ग्लेशियर है। ठीक है, जो कई बार सवाल आपसे पूछा गया है। ठीक है, उसके अलावा एक आपको मिलेगा रीमो ग्लेशियर। ठीक है, कौन सा? रीमो। एक है पुनमाह ग्लेशियर। ठीक है, तो ये तीनों ग्लेशियर कहाँ मिलेंगे? तो ये तीनों ग्लेशियर आपके कहाँ पे हैं? तो ये हैं जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे हैं? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलो, तो ये हो गए कहाँ के? जम्मू कश्मीर। ठीक है, और कहाँ हो गए? आपके लद्दाख के हो गए। अब बात करते हैं उत्तराखंड में ग्लेशियर की बात करें। उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियरों की बात करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें एक ग्लेशियर आपको मिलेगा उत्तराखंड में, जो कि सवाल हालांकि पूछा गया कई बार। वो है आपका संतोपथ ग्लेशियर। संतोपथ ग्लेशियर। संतोपथ ग्लेशियर। ठीक है, तो देखो संतोपथ ग्लेशियर ये उत्तराखंड में है और इससे एक नदी निकलती है। उस नदी का नाम है अलकनंदा नदी। ठीक है ना, कौन सी नदी है? अलकनंदा। ठीक है, तो इसी से कौन सी? तो अलकनंदा नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। ठीक है, उद्गम होता है। ठीक है, तो क्या अलकनंदा नदी के किनारे ही आपका बद्रीनाथ है? तो कहेंगे हाँ, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे ही है। जबकि केदारनाथ की बात करेंगे तो केदारनाथ जो आपकी मंदाकिनी नदी है उसके क्या है? तट पे है। ठीक है, चलिए दूसरा देखिएगा। दूसरा आपका हो जाएगा वो है चेराबाड़ी ग्लेशियर। कौन सा है? तो चेराबाड़ी ग्लेशियर। चेराबाड़ी ग्लेशियर, तो जो चेराबाड़ी ग्लेशियर है, तो इस चेराबाड़ी ग्लेशियर से कौन सी नदी? तो मंदाकिनी नदी निकलती है। ध्यान रखिएगा, कौन सी? मंदाकिनी नदी का क्या होगा? उद्गम होगा। ठीक है, मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है।
इसके अलावा तीसरे नंबर पे देखिएगा, ठीक है। तो इसके अलावा तीसरे नंबर पे देखिएगा, वो हो जाएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा आपका गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर, तो गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी, सबको पता है, यहाँ पे पता है कौन सी, गंगा नदी, ठीक है, का क्या होगा, उद्गम होता है, उद्गम होता है। इसके अलावा चौथे नंबर पर कौन सी जगह, यमुनोत्री, ठीक है, कौन सी है, यमुनोत्री ग्लेशियर। तो यहाँ से कौन सी नदी निकलेगी, तो यहाँ से यमुना नदी का क्या होता है, उद्गम होता है, ठीक है। उसके अलावा देखिएगा एक सवाल अभी पेट में पूछा गया था, शायद 2023 का ही पेट था, यहाँ पूछा गया था, और इसमें पूछा गया था कि जो आपका मिलाम ग्लेशियर है, कौन सा मिलाम ग्लेशियर, वो कहाँ है, वो उत्तराखंड में पाया जाता है, कौन सा, तो वो है मिलाम, ठीक है। तो मिलाम ग्लेशियर कहाँ है, तो ये भी ध्यान रखो कि ये उत्तराखंड में है, तो इससे कोई विशेष बात नहीं है, बस सवाल यही पूछा था कि जो मिलाम ग्लेशियर है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में। कहाँ हो जाएगा, ये उत्तराखंड में हो जाएगा, आपको ध्यान रखिएगा। चलो, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हो गए उत्तराखंड के ग्लेशियर हो गए, ठीक है। ये कहाँ हो गए, उत्तराखंड के ग्लेशियर हो गए। इसके अतिरिक्त देखिएगा, इसके अलावा हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक आपको मिलेगा जेमू हिमनद, ठीक है भाई, कहाँ मिलेगा, सिक्किम की बात करेंगे, ये होगा जेमू हिमनद। कौन है आपका, तो जेमू हिमनद। तो जेमू हिमनद ये कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा सिक्किम में। कहाँ हो जाएगा, सिक्किम में हो जाएगा, ठीक है, सिक्किम में। तो जेमू हिमनद से ही एक नदी निकलती है, उसका नाम है तीस्ता। कौन सा है, तीस्ता, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो जेमू हिमनद है, इसी से कौन सी, तो तीस्ता नदी निकलती है, तीस्ता नदी निकलती है, जो ब्रह्मपुत्र की क्या है, सहायक है। परंतु पहले गंगा की सहायक नदी थी। यानी कि ये जो तीस्ता नदी है ना, जो तीस्ता नदी है, ये पहले निकलती तो सिक्किम से है, ठीक है, सिक्किम से, लेकिन पहले ये गंगा में जाके मिलती थी, लेकिन कुछ प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं के कारण इसका जो मुड़ाव जो मुड़ाव हो गया, ठीक है ना, वो किससे हो गया, तो वो ब्रह्मपुत्र से हो गया, ठीक है। तो अब ये ब्रह्मपुत्र की सहायक है, पहले ये किसकी हुआ करती थी, पहले ये गंगा की सहायक हुआ करती थी। उसके अलावा देखिएगा कि एक सिक्किम में एक झील है, जिस झील का नाम है चोलामो झील। तो चोलामो झील में जो पानी आता है ना, वो इस जेमू हिमनद से आता है, या तीस्ता नदी का ही पानी आता है उसमें, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कहीं पर कि जेमू हिमनद जो है ना, जेमू हिमनद
इसी का जल, ठीक है, इसी का जल किसमें, तो चोलामू झील में आता है, जो भारत में, ठीक है, जो भारत में सर्वाधिक, जो भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित क्या है, झील है, स्थित झील है। तो भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो उसका नाम है क्या, चोलामू झील। तो चोलामू झील कहाँ है, तो चोलामू झील ये है सिक्किम में। कहाँ पे है, ये है सिक्किम में। तो चोलामू झील में किस नदी का पानी आता है, अगर नदी पूछेगा तो तीस्ता नदी हो जाएगी, ठीक है, तो तीस्ता नदी हो जाएगी। लेकिन ये पूछे कि किस हिमनद का पानी इसमें आता है, ठीक है, और ये पूछे कि किस हिमनद का पानी आता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, फिर जेमू हिमनद हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा होगा, जेमू हिमनद हो जाएगा, ठीक है। तो ये जेमू हिमनद कहाँ पे है, सिक्किम में, ठीक है, कहाँ पे है, सिक्किम में। चलिए इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं। तो अब एक आपको मिलेगा हिमनद, वो होगा नुब्रा, ठीक है, कौन सा होगा, तो नुब्रा, तो नुब्रा हिमनद, ठीक है। तो जो नुब्रा हिमनद है ये है कहाँ पर, ये तो है लद्दाख में। कहाँ पे है ये, लद्दाख में, ठीक है, कहाँ पे है, लद्दाख में। इसी से नुब्रा नदी भी क्या करती है, निकलती है। तो नुब्रा नदी कहाँ की नदी है, तो बताएंगे लद्दाख की नदी है, ठीक है ना। तो नुब्रा नदी जो है ये किससे निकलती है, तो नुब्रा ग्लेशियर से ही निकलती है। किससे निकलती है, नुब्रा ग्लेशियर से ही निकलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा सारा हो गया, ठीक है। लेकिन अब अगर जो उस साइड में अगर ये देखेंगे कि जो हमने अभी पिछले पढ़ा है इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट तो हमने लिख दिए हैं यहाँ पर, लेकिन अगर इम्पोर्टेंट के अलावा देखेंगे तो यहाँ पे एक दो और भी आप इनको समझ सकते हैं। यहाँ पे एक रूपल, ठीक है ना, एक रूपल क्या है, हिमनद है, और ये भी हिमनद कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ डाटा बढ़ा ही सकते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट तो मैंने लिख ही दिया है। यहाँ पर एक आपको मिलेगा ना, इसका नाम है चोमा, ठीक है, लुंगमा, ठीक है, चोंगा लुंगमा। ये भी ग्लेशियर कहाँ पे है, तो लद्दाख में है, ठीक है। फिर इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ तो एक आपको बातुरा, ठीक है, कौन सा है, तो बातुरा, ठीक है, बातुरा, ठीक है। तो विस्पर या इसे हिस्पर भी कहते हैं, कहीं कहीं हिस्पर भी लिखा होता है, ठीक है। तो वही आपको, तो यानी कि अधिकतम आपको कहाँ मिल रहा है, अधिकतम आपको मिल रहा है लद्दाख में। अच्छा, लद्दाख में जो भी ये ग्लेशियर मैंने लिखे हैं ये सारे कहाँ होंगे, ये सारे काराकोरम श्रेणी में होंगे, ठीक है। कहाँ पे होंगे, काराकोरम श्रेणी में। और काराकोरम श्रेणी पता है ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। कहाँ का है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ठीक है। तो यहीं पर एक चीज़ हम लोग नोट्स में लिख लेते हैं, ठीक है, यहीं पे चीज़ एक नोट्स में लिख लेंगे। यहाँ पर ये लिख लेंगे कि लद्दाख के सभी ग्लेशियर, लद्दाख के सभी ग्लेशियर ट्रांस
हिमालय के काराकोरम श्रेणी में क्या है, स्थित है, ठीक है ना। और मैंने आपसे पहले ही भी एक बात हमने बोली है क्या, कि जो ट्रांस हिमालय है वो हिमालय का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। जो ट्रांस हिमालय है वो हिमालय का पार्ट नहीं है। तो लद्दाख में जितने भी ग्लेशियर आप देख पा रहे हैं, लद्दाख में जितने भी ग्लेशियर आप देख पा रहे हैं वो सभी हिमालय में नहीं है, वो सभी कहाँ हैं, वो सभी ट्रांस हिमालय में हैं, ठीक है। और बाकी जो कश्मीर में, जो उत्तराखंड में, ठीक है, ग्लेशियर हैं, ये सभी की बात करते हैं तो ये सभी कहीं ना कहीं हिमालय में ही स्थित हैं, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय में लद्दाख का एरिया आता है। कौन सा एरिया आता है, लद्दाख का एरिया आता है। और बाकी सभी राज्य और अन्य जो क्षेत्र हैं वो हिमालयी क्षेत्र में आते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर हिमालयी क्षेत्र में आएगा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, ठीक है। उसके अलावा आपका जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, सेवन सिस्टर हैं, वो भी सब हिमालयी क्षेत्र में ही आते हैं, ठीक है। तो ये सब हिमालयी क्षेत्र वाले हिस्से हैं, ठीक है। तो हमने आज जो पढ़ा है वो उसमें क्या क्या पढ़ा है देखिएगा। इसमें हमने पढ़ा, देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ये पढ़ा है कि ठीक है, ग्लेशियरों के बारे में देखिए, यहाँ से हमने कुछ ग्लेशियर पढ़ा है, ठीक है। सबसे पहला कि भारत के प्रमुख ग्लेशियर, उनका कुछ हमने डाटा यहाँ पढ़ रखा है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, तो 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। इससे कम होगा तो वो ग्लेशियर नहीं माना जाएगा, ठीक है। हिमनद का अर्थ क्या है, बर्फ की नदी, ठीक है, या बर्फ की चट्टान। विश्व का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, अंटार्कटिका महाद्वीप है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सफ़ेद महाद्वीप भी कहते हैं। वैसे से क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सफ़ेद महाद्वीप भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, तो इसको कहते हैं हम लोग सफ़ेद महाद्वीप भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो, क्योंकि आप देखेंगे क्योंकि इस वाले क्षेत्र में पूरे का पूरा बर्फ़ की चट्टानें पूरा सफ़ेद दिखेगा, ठीक है। वैसे निर्जन महाद्वीप भी इसे कहते हैं, निर्जन क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लोग नहीं रहते, ठीक है। फिर देखा हिमनद में जल मीठा पीने योग्य होता है, ठीक है। इन्हीं के पिघलने से हिमालयी नदियों में जल आता है, ठीक है। तो हिमालयी नदियों में जल दो तरीके से आता है, एक तो हिमनदों के पिघलने से, और एक जल आता है बरसात के मौसम में या वर्षा से, ठीक है। तो इसीलिए हिमालयी नदियाँ अधिकतम क्या रहती हैं, हमेशा सदा नीरा रहती हैं, उनमें जल भरा रहता है, ठीक है। स्वच्छ या अलवणी जल का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो कौन सा है, आपका हिमनद है, ठीक है। तो पीने योग्य पानी सबसे ज़्यादा कहाँ पे भंडारित है, तो कहेंगे ग्लेशियरों में भंडारित है। कहाँ पे है, ग्लेशियरों में भंडारित है, पीने योग्य सबसे बड़ा ये स्रोत हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आगे हमने क्या पढ़ा कि हिमनदों द्वारा किस आकार की, तो वी आकार की घाटी बनती है। भारत में हिमनद हिमालय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, ठीक है, हिमालय क्षेत्र में ही पाए जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा देखिएगा कि लद्दाख के प्रमुख हमने ग्लेशियर देखे कौन कौन से, सियाचिन के बारे में ये डाटा था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। उसके अलावा हमने ये देखा कि ये भी सब लद्दाख में ही है। बाकी ये जो चार है ना, सोना पानी ग्लेशियर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना जरा। सोना पानी ग्लेशियर, रीमो, पुनमाह, रूपल, ये सब कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में उत्तराखंड ग्लेशियर जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, देखिएगा संतोपत ग्लेशियर उत्तराखंड में है। यहाँ से कौन सी नदी, तो अलकनंदा नदी निकलती है। चेराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड में, कौन सी नदी, मंदाकिनी नदी निकलती है, ठीक है। बाकी ये सब आपको पता ही है। मिलाम ग्लेशियर, ध्यान रखना कि मिलाम ग्लेशियर इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में। इसके अलावा हमने पढ़ा जेमू हिमनद के बारे में, तो भी डाटा इंपॉर्टेंट है। जेमू हिमनद में पानी जब पिघलता है तो इसका पानी किस झील में जाता है, चोलामू झील में। चोलामू झील भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित क्या है, झील है। कहाँ पे है, तो सिक्किम में। कहाँ हो जाएगी, सिक्किम में हो जाएगी, ठीक है। बाकी नुब्रा हिमनद की बात करें तो ये कहाँ पे है, ये आपको लद्दाख में है। नुब्रा घाटी, ये आप कह सकते हैं ना, नुब्रा घाटी। तो नुब्रा घाटी का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो नुब्रा नदी करती है। तो नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है, तो निकलती है कहाँ, नुब्रा हिमनद से निकलती है। कहाँ से, लद्दाख से निकलती है। बाकी आगे ये जाएगी, मिल जाएगी किससे, सिंधु से ये आगे मिल जाती है, ठीक है, इनडायरेक्टली, ठीक है। तो ये हमने देखा, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पर जो ग्लेशियर है भारत के, उसको हमने इंपॉर्टेंट रूप से देख लिया, ठीक है। तो ये जो चैप्टर हमारा है वो क्या होता है, यहीं पे क्या होगा, समाप्त होगा, ठीक है।
और जो आगे हम लोग जो डाटा करने वाले हैं वो होगा भारत की प्रमुख घाटियाँ होंगी। ठीक है, तो ये दोनों वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, कौन सी दर्रे और ग्लेशियर्स। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।